तो हमारे चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस और एग्जाम में इसकी वेटेज हमसे 3 से 4 नंबर की पूछ सकता है। अब ट्रायल बैलेंस की शुरुआत कहाँ से होती है, थोड़ा सा बेस बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जब हमने अकाउंटिंग शुरू करी थी तो आपको बताया था कि अकाउंटिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें मेनली पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग करने का, उसके बाद अगला स्टेप होता है क्लासीफाइंग करने का, और उसके बाद अगला स्टेप होता है समराइजिंग करने का। कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जिसमें आप बहुत सारी तरह तरह की किताबें बनाते हो और पहली बार किसी ट्रांजैक्शन को उसके अंदर रिकॉर्ड करते हो, यानी कि किताबों को कहते हैं जर्नल। तो जब आप किसी ट्रांजैक्शन को पहली दफ़े रिकॉर्ड करते हो तो वो किताबों के अंदर रिकॉर्ड करते हो और दोज किताबें आर नोन एज जर्नल। फिर उन किताबों से निकल निकल के बहुत सारे अलग अलग टी शेप अकाउंटों के अंदर पोस्टिंग की जाती है, जिस प्रक्रिया को आप क्लासीफाइंग कह देते हो। ये भी हमने पढ़ रखा है। तो बहुत सारे टी शेप अकाउंटों के अंदर तरह तरह के बैलेंसेस बचते हैं। किसी किसी अकाउंटों में क्रेडिट बैलेंस बचते हैं और किसी किसी अकाउंटों में डेबिट बैलेंस बचते हैं, राइट। अब समराइजिंग जो स्टेप होता है वो ये कहता है कि जो जो डेबिट या अलग क्रेडिट बैलेंसेस बचे हैं उन बैलेंसेस का एक समरी स्टेटमेंट बना दो और इस समरी स्टेटमेंट के अंदर मुझे हर तरह का डेबिट और हर तरह का क्रेडिट बैलेंस प्रेजेंट करके दिखा दो। तो हम वो दिखा देते हैं और इस कागज के टुकड़े को, यानी कि इस स्टेटमेंट को, समरी स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या हो गया? एक समरी स्टेटमेंट हो गया जिसमें हम सारे बैलेंसेस को दिखाते हैं। अब चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो। तो छोटा सा चैप्टर है ये। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो शुरू करता हूं कि भाई ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली बहुत ही सिंपल सा एक समरी स्टेटमेंट है, वो यहाँ पे दे रखा है। अगर हम परिभाषा यहाँ से देखें तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस सभी लेजर अकाउंट्स के दिखाते हैं और उससे किताबों की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमें पता लग जाती है। दैट्स इट। अब डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ये वैसे हमें पता है, बट फिर भी ब्रीफ में बता देता हूँ। जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं और लेजर अकाउंट के अंदर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो क्रेडिट साइड में बचे हुए बैलेंस को डेबिट बैलेंस कह देते हैं। इसके विपरीत अगर हम लेजर अकाउंट बनाते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो हमारा बैलेंस जो डेबिट साइड पर बचता है उसे हम क्रेडिट बैलेंस कह देते हैं। तो ये बातें हमने ऑलरेडी लेजर में सीख रखी हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये हो गया कि हम अपने डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को समरी स्टेटमेंट में शो करते हैं और उसको बोल देते हैं ट्रायल बैलेंस। अब क्वेश्चन हमसे इसमें यह पूछ सकता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या फंक्शंस हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का पहला मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने लेजर अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जिसको अर्थमेटिकल करेक्टनेस कहते हैं, वो असरटेन कर लेते हैं कि मतलब सब कुछ ठीक है, सारे डेबिट बैलेंसेस सारे क्रेडिट बैलेंसेस सही निकाले हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। और ये कैसे पता चलता है? क्योंकि सारे डेबिट बैलेंसेस और सारे क्रेडिट बैलेंसेस को जब हम टोटल करते हैं तो बराबर आता है। तो अगर वो बराबर नहीं आया तो हम समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रायल बैलेंस को बनाने का? कि हम अर्थमेटिकल करेक्शन पता लगा लेते हैं अपने लेजर अकाउंट्स का। दूसरा ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में मदद करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा एक चैप्टर है जिसके अंदर आप सीखते हो कि कैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट या बैलेंस शीटें बनाई जाती हैं। लेकिन वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? कि ये मदद करता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में, जैसे यहाँ पे दे रखा है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, ट्रायल बैलेंस अपने आप में हर खाते की समरी है, सबसे बढ़िया और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव। यानी कि इतने बड़े बड़े लेजर अकाउंट्स कौन देखेगा, किसके पास इतनी फुर्सत है? तो हर आदमी चाहता है ना कि बस मुझे तो समरी दिखा दो, मुझे तो शॉर्ट में बता दो। तो ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि ये सारे के सारे लेजर अकाउंटों की क्या हो जाता है? समरी हो जाता है। तो ये इसका एक और अच्छा ऑब्जेक्टिव हो गया। और चौथा ऑब्जेक्टिव, ये आपका एक अगले चैप्टर से लिंक करता है, टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर्स। कई बार ट्रायल बैलेंस गलतियां पहचानने में भी मदद करता है।
तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हो जब आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर पढ़ते हो, तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो कुछ गलतियां तो ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से ही पकड़ में आ जाती हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का एक उद्देश्य ये भी हो गया कि अगर हमने कोई गलती करी है तो वो पकड़ में आ जाए। तो ये हमसे ऑब्जेक्टिव्स वो पूछ सकता है। सिंपल, तो यही चीज हमारे लिए थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रायल बैलेंस में। अब आता हूँ ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा, ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। तो वैसे तो पूरी दुनिया में 3 तरह से ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं, टोटल मेथड, बैलेंस एंड टोटल मेथड। परंतु हमारी 11वीं कक्षा के अंदर ट्रायल बैलेंस को बनाने का एकमात्र तरीका ही हमारे कोर्स में है, जिसको बोला जाता है बैलेंस मेथड। ओके, यानी कि हम जो भी वैल्यूज लिखते हैं वो या तो डेबिट बैलेंस होगी या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इसीलिए नाम भी है ट्रायल बैलेंस। तो बैलेंस मेथड का मतलब हम सिर्फ बैलेंसेस शो करते हैं। अब इसका परफॉर्मा कैसा होता है, जल्दी से ब्रीफ में देख लो। सबसे पहले हेडिंग बदली होती है ट्रायल बैलेंस एज ऑन। बच्चों, ट्रायल बैलेंस की हमेशा एक डेट होती है। डेट कौन सी डेट सर? कोई भी डेट हो सकती है। ट्रायल बैलेंस किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पर बनता है। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या हो सकता है आपके पिताजी का डेट ऑफ बर्थ हो, या हो सकता है आपके घर में जो कुत्ता है उसका डेट ऑफ बर्थ हो। उससे वो हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी डेट है, लेकिन बनेगा वो किसी एक पर्टिकुलर डेट पर। ठीक है सर। सर इसमें क्या क्या कॉलम्स आते हैं? तो इसमें जी पहला कॉलम्स आता है हेड ऑफ अकाउंट्स, जिसमें आप खातों के नाम लिखते हो, परचेज, सेल, बैड डेट, सैलरी, रेंट एटसेट्रा, कैपिटल, ये भी। दूसरा कॉलम होता है लेजर फोलियो का, LF, जिसमें हमें कुछ नहीं लिखना होता, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है। तीसरा और महत्वपूर्ण कॉलम होता है डेबिट और रुपी, यानी कि इसके अंदर हम सारे के सारे डेबिट बैलेंसेस की वैल्यू लिख रहे होते हैं। और चौथा और आखिरी कॉलम होता है क्रेडिट रुपी। तो इसके अंदर हम सारे के सारे क्रेडिट बैलेंसेस की रुपी वैल्यू लिख रहे होते हैं। अब आपको जो काम याद रखना है और जो सिंपल है वो क्या है, वो ध्यान से सुनना। दुनिया के किसी भी अकाउंट को आपको 5 तरह से क्लासिफाई करना आना चाहिए। सर 5 तरह कौन कौन से? शॉर्ट में उसको हम बोलते हैं क्लियर। C का मतलब कैपिटल, L का मतलब लाइबिलिटी, E का मतलब एक्सपेंस, A का मतलब एसेट, R का मतलब रेवेन्यू। तो किसी भी अकाउंट को आप इन 5 तरीकों में से किसी एक में क्लासिफाई कर लोगे। ये सीखने के लिए आपको पुराने चैप्टर पे पकड़ होनी चाहिए, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। वो मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता है। तो किसी भी अकाउंट को जब आप इन 5 में से क्लासिफाई कर लेते हो तो उसके बाद क्या होगा सर? कैपिटल अगर है तो क्रेडिट साइड पे लिख दोगे, लाइबिलिटी अगर है तो भी क्रेडिट साइड पर लिख दोगे, और रेवेन्यू अगर है तो भी क्रेडिट साइड पर ही लिख दोगे। यानी कि क्रेडिट साइड पर कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू को लिखा जाएगा। और अगर कोई भी चीज आपको एक्सपेंस के नेचर की दिख रही है या रेवेन्यू के नेचर की दिख रही है, तो एक्सपेंस को और एसेट को आप डेबिट साइड पर लिख दोगे। सिंपल, और ट्रायल बैलेंस खत्म। और फिर दोनों साइड के टोटल को जब हम मैच करते हैं तो वो इक्वल आ जाता है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का जो परफॉर्मा है वो है ये। अब इसके बाद देखते हैं कि भाई किस प्रकार का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको कि एग्जाम में हमसे पूछ सकता है। तो थोड़ा सा इस पे फोकस करना। हालांकि आपकी ही किताब का एक इलस्ट्रेशन 9 है, चाहे तो आप इसको एग्जाम के लिए मार्क भी कर सकते हो, पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है एग्जाम में वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से। कह रहे बुक कीपर प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। वो आपको एक बना बनाया सा ट्रायल बैलेंस दे देगा कि भाई एक बुक कीपर ने ट्रायल बैलेंस बनाया है। तो ट्रायल बैलेंस आप देखोगे अगर ऊपर ऊपर से तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है ना, आपको वैसा ही नजर आएगा। अब इसमें होगा क्या, उस बुक कीपर ने अपने हिसाब से फर्नीचर, कैपिटल या जितने भी आइटम्स हैं उनको नोट डाउन कर रखा होगा। ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, उसके बाद सेल्स, ऐसे जो जो आइटम्स यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ मतलब उसने हमें दे रखे होंगे। ठीक है। मशीनरी, परचेजेस, वाइफ लोन टू द बिजनेस, डिस्काउंट अलाउड, ड्राइंग्स, मोटर वैन। और मजेदार बात ये, अगर आप नीचे टोटल की तरफ देखोगे तो साहब डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर भी आ रहा है। मतलब शक्ल से देखने में ऐसा लगेगा कि वाह ट्रायल बैलेंस तो बिल्कुल ठीक है, दोनों साइड के टोटल भी मैच कर रहे हैं।
परंतु क्वेश्चन आपसे नीचे ये कहेगा यू आर रिक्वायर्ड, आपको बताना है स्टेट द एरर्स गिविंग रीजन, आपको ये बताना है कि भाई क्या गलतियां हैं रीजन के साथ। तो देखो ये बन गया आपका पहला पार्ट क्वेश्चन का, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पार्ट वो कह देगा रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस करेक्टली, वो आपसे कहेगा सही ट्रायल बैलेंस बना के दिखाओ। तो पहले हमें गलतियां पहचाननी है और गलतियां पहचानने के बाद सही ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है सर, तो अब हम गलतियां पहचानते हैं। तो गलतियां क्या क्या होती हैं एक बार जल्दी से अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और फिर गलतियों की बात करते हैं। तो अब देखो मैं ये लाइनें हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। गलतियां पहचानने के लिए आपको क्लियर का रूल पता होना चाहिए। ठीक है, अब फर्नीचर क्या है, एसेट, तो इसको डेबिट साइड में होना चाहिए, तो ये ठीक है। कैपिटल क्या है, कैपिटल, इसे क्रेडिट साइड में होना चाहिए, ये ठीक है। डेटर्स क्या है, एसेट, इसे डेबिट साइड में होना चाहिए, ये ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ये है एसेट, इसे डेबिट साइड में होना चाहिए, तो ये ठीक है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, इसे क्रेडिट साइड में होना चाहिए, तो ये ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस ये हैं एक्सपेंसेस, इसे डेबिट साइड में होना चाहिए, तो ये ठीक है। सेल्स है रेवेन्यू, इसे क्रेडिट साइड में होना चाहिए, तो ये ठीक है। वेजेस ये हैं एक्सपेंस, इन्हें डेबिट साइड में होना चाहिए, तो ये ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक उसने दे रखा है 98,000, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही। अगर आपने सोचा तो क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी चीज होती है जो हम सिर्फ तभी लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में अगर एडजस्टेड परचेज दे रखी होती हैं तो, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस का पात्र नहीं होता। तो ये मुझे पहली गलती पता चल गई, तो मैंने थोड़ा सा इसको हाईलाइट सा कर लिया कि भाई ये एक गलती का पॉइंट है जो हमें समझ आया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मशीनरी एक एसेट होता है, इसे डेबिट साइड में होना चाहिए, ये लो ये भी दूसरी गलती पकड़ में आ गई, गलती नंबर 2, दो गलतियां पकड़ में आ चुकी हैं। परचेजेस ये एक्सपेंस होता है, इसे डेबिट साइड में होना चाहिए, तो ये ठीक है। वाइफ्स लोन टू द बिजनेस, पत्नी ने बिजनेस को लोन दिया है, तो बिजनेस के लिए तो ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे होना चाहिए। ओ, तो इसका मतलब ये गलती नंबर 3 पकड़ में आ गई हमें। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसे डेबिट साइड में होना चाहिए। ओ, तो ये भी गलती नंबर 4 पकड़ में आ गई हमें। देख रहे हो अब गलतियां यहां निकल रही हैं, क्लियर का कॉन्सेप्ट लगाने पर पता चल रही हैं। ड्राइंग्स मेड बाय प्रोप्राइटर, ये एक एसेट होता है, तो ये डेबिट साइड पे होना चाहिए। ओ, तो ये गलती नंबर देखो 5 पकड़ में आ गई हमें। उसके बाद मोटर वैन, ये एक एसेट होता है, तो ये डेबिट साइड में होना चाहिए, तो डेबिट साइड में है। तो हमने जब अपने क्लियर के कॉन्सेप्ट को लगाया तो हमें पता चली कि गलतियां क्या हैं। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब गलतियां पकड़ में आ गई और वो कह रहा है सही ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो हम अपना सही ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो हम ये गलतियां नहीं करेंगे, हम डेबिट की चीज को डेबिट में और क्रेडिट की चीज को क्रेडिट में लिखेंगे। समझ गए क्वेश्चन का भाव क्या है? अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन का भाव कि इन्होंने जो दे रखा है वो क्या दे रखा है। तो अगर मैं आपको इनका आंसर दिखाऊंगा, सॉल्यूशन पहले गलतियों का, तो पहली गलती देखो क्या दे रखी है कि क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाना, हमने भी पहली गलती यही पकड़ी थी। दूसरी गलती क्या दिखा रहा है कि मशीन एक एसेट है, उसे डेबिट साइड में दिखाओ, हमने भी यही पकड़ी थी। तीसरी गलती क्या दिखा रहा है, कह रहा है वाइफ से जो लोन लिया वो लाइबिलिटी है, उसे क्रेडिट साइड में दिखाओ, तो तीसरी गलती हमने भी यही पकड़ी थी। डिस्काउंट अलाउड कह रहा है कि वो एक एक्सपेंस है, उसे डेबिट साइड में दिखाओ, तो चौथी गलती हमने भी यही पकड़ी थी। पांचवा कह रहा है ड्राइंग्स जो है वो प्रोप्राइटर के लिए एक डिक्रीज है कैपिटल में, उसे डेबिट साइड में दिखाओ, तो पांचवी गलती भी हमने यही पकड़ी थी। तो पांचों की पांचों गलतियां हमने सही पकड़ ली थी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर। फिर जब हम अपना करेक्टेड ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट करेंगे तो हम वो गलती नहीं करेंगे जो उसने करी थी। तो अब आप करेक्टेड ट्रायल बैलेंस देखोगे तो इसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक देखो नहीं नजर आ रहा, पहली गलती ठीक हो गई। इसमें आपको मशीनरी डेबिट साइड पर ही नजर आ रही होगी, वो भी बात ठीक हो गई। वाइफ से जो लोन लिया वो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पर नजर आ रही होगी, वो बात भी ठीक हो गई। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में नजर आ रहा होगा, वो बात ठीक हो गई। ड्राइंग्स एसेट है तो वो डेबिट साइड में नजर आ रही होगी,
ये बात ठीक हो गई। तो देखो पांचों गलतियां ठीक हो गई अब हमारी। तो हमारा ट्रायल बैलेंस सही है और टोटल देखो दोनों साइड का अब भी सही ही आना है क्योंकि बिल्कुल सही है। तो एग्जाम में ये आपका बन गया पिक्चर परफेक्ट क्वेश्चन जो ट्रायल बैलेंस का हमसे पूछेगा। तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन ट्रायल बैलेंस का।